हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है झार स्टार क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास और ये पहला सेशन होने वाला है। जेएसएससी के आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2022 में, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड के इतिहास को एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं पर एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पुंडरिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये डिटेल के साथ है। भारत के पूर्वी भाग में, बिहार के दक्षिण पश्चिम, बंगाल के पश्चिम, उड़ीसा के उत्तर तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित पठारी भूभाग को झारखंड के नाम से जाना जाता है। अब झारखंड के भौगोलिक स्थिति को आप अच्छे से जानते होंगे कि किस एरिया में कौन सा राज्य है। झारखंड को महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को पशु भूमि भी कहा गया है। तो क्लियर है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम कहा गया है रसिक मंगलम पुस्तक में, तुजू के जहांगीरी में, आईने अकबरी में या महाभारत में? तो इसे रसिक मंगलम पुस्तक में कहा गया है नागभूम के नाम से। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी में झारखंड प्रदेश को क्या कहकर संबोधित किया गया है? तो इसे कोकरा कहकर संबोधित किया गया है। हालांकि आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे। झारखंड प्रदेश को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है इतिहास में। आईने अकबरी में कोकरा और तुजू के जहांगीरी में इस क्षेत्र को खोखरा कहकर संबोधित किया गया है। क्या कहकर संबोधित किया गया? खोखरा कहकर। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल का ट्रेंड हो गया कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको ये देखना है कि आप अगर सबके बारे में नहीं भी जानते हैं तो किसी एक को पकड़े। जैसे मुंडल किसे कहा गया है? तो ये झारखंड को कहा गया है। या फिर किंगची कायला, ये राजमहल क्षेत्र को कहा गया। तब हमें दो चीज पता है, तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं कि घ का 3 कौन सा होगा। तो देखिए घ में 3 सिर्फ एक में दिख रहा है, यानी कि इसमें, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसे क्या कहा गया है। यानी कि कुक्कुट छोटा नागपुर को कहा गया, नरीखंड संथाल परगना को कहा गया है, और किंगची कायला राजमहल क्षेत्र को, और मुंडल झारखंड के क्षेत्र को। ये नाम से किसने पुकारा है ये भी हम लोग आगे के क्वेश्चन में आएंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उससे पहले इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कुक्कुट लॉट, अभी हम लोग देखे कुक्कुट लॉट शब्द किसने प्रयोग किया? फाहियान ने। प्राचीन काल में संथाल परगना का क्षेत्र नरीखंड के नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने राजमहल क्षेत्र को किंगची कायला किसने कहा था? ह्वेनसोंग ने। और कुक्कुट लॉट किसने कहा था? फाहियान ने। जबकि टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कहा था। और जबकि टॉलमी ने क्या कहा था? मुंडल कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक नए क्वेश्चन देखने को आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड क्षेत्र में मुंडाओं का आगमन माना जाता है, यानी कब से माना जाता है? इसे 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि झारखंड में मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। मुंडाओं के बारे में कहा जाता है कि ये लोग पहले मध्य भारत में रहते थे। आर्यों के आगमन के पश्चात ये छोटा नागपुर में आकर बस गए। आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था दोस्तों? ये मध्य एशिया से हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है? तो आपके सामने ये ऑप्शन है। इनमें से हर ग्रंथ में झारखंड प्रदेश को कुछ न कुछ नाम से पुकारा गया। तो हम लोग को क्या बताना है? झारखंड क्षेत्र से। और ये कहा गया है अकबरनामा में। किसमें कहा गया है? अकबरनामा में। अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। अबुल फजल कृति, मतलब कि ये जो अकबरनामा है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल द्वारा। इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है? तो किस नाम से हुआ है? आठवीं के नाम से। आप पहले भी जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें भी आप देखे होंगे कि उसमें आठवीं के नाम से झारखंड प्रदेश का उल्लेख है। और कहाँ उल्लेख है इसका? 13वां अभिलेख में। किसमें? छोटा नागपुर का उल्लेख मौर्य सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में अटावी नाम से किया गया है। और इसमें कहा गया है कि कलिंग के समीपवर्ती आजीवित जनजातियों को धम्म का आचरण करना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किसने छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट किया था? तो किसने नष्ट किया था? शशांक ने। ये तो आप सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ये गौड़ नरेश थे। कौन थे? गौड़ नरेश। गौड़ नरेश शशांक बंगाल के शासक थे जिसने अपनी शक्ति से बिहार व उड़ीसा, वर्तमान में इसका नाम ओडिशा हो गया है, को जीत लिया था। और इसने छोटा नागपुर क्षेत्र से बौद्ध धर्म का समूल नाश करते हुए उत्पीड़न की नीति अपनाई थी। यहाँ तक कि शशांक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। ये भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने। जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसने कई बौद्ध चैत्यों को तुड़वाकर हिंदू मंदिर का निर्माण करा दिया। वैसे ये शशांक किस धर्म को मानने वाला था? शैव धर्म को मानने वाला था। अब हम लोग आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नागवंश के आदि पुरुष, नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है, किसे माना जाता है? फनी मुकुट राय को। तो फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है, जिन्होंने ही प्रथम शताब्दी में छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंशी शासन की स्थापना की तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। किसे राजधानी बनाया? सुतियांबे को। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। मतलब झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये 13वीं सदी के ताम्रपत्र में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और यह इससे रिलेटेड फैक्ट। झारखंड के छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार मध्यकाल के 13वीं सदी में एक ताम्रपत्र में हुआ था। इस काल में यह क्षेत्र एक पृथक भूखंड के रूप में संगठित हुआ था। किसके क्षेत्र में? भूखंड के रूप में। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको नामक पुरातात्विक स्थल झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये इसको कहाँ पे है? हजारीबाग में है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी एग्जाम्स में। झारखंड के हजारीबाग जिले में इसको नामक स्थान में एक बड़े विशाल खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र, विशाल धूला सूर्य मंदिर, गुफाएं आदि मिली है। इसको की चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल आदि के बहुत सारे चित्र अंकित हैं। इसके अलावा यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृतियां भी पाई गई है। तो दोस्तों कहाँ इसको नामक स्थान किस जिले में है? हजारीबाग जिले में है। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पारसनाथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है, किसके लिए है? जैनियों के लिए। यहाँ पे हर धर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे उसके तीर्थ स्थल हैं। तो कहाँ पे है ये? गिरिडीह में है। कहाँ है? गिरिडीह जिले में अवस्थित है पारसनाथ। और जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी का निर्वाण कहाँ हुआ था? पारसनाथ पहाड़ी पर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई, किनके द्वारा की गई थी? मुंडाओं द्वारा। ऑप्शन में क्या क्या था? मुंडाओं द्वारा, नागवंशियों द्वारा, रक्सैलों द्वारा, चेरों द्वारा। लेकिन आंसर क्या है? मुंडाओं द्वारा। क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? मुंडाओं द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसका पूरा डिटेल भी देखते हैं। झारखंड में मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ये लोग पहले मध्य भारत में रहते थे। आर्यों के आगमन के पश्चात छोटा नागपुर में आकर बस गए। रीसा मुंडा कौन? रीसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की।
सुतिया पहान नामक योग्य शासक के नेतृत्व में मुंडाओं ने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। कालांतर में मुंडाओं द्वारा अपने राज्य का हस्तांतरण नागवंशियों को किया गया। अब प्रथम नागवंशी शासक फणिमुकुट राय थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड के प्राचीन राजवंशों के शासन क्षेत्र यानी राज्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। दोस्तों आजकल का जितना भी एग्जाम है उसका ट्रेंड अब यही हो रहा है। हर एग्जाम में इस तरह से इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? झारखंड के प्राचीन नागवंशों के शासन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब हम लोग को गलत ढूंढना है। तो क्या क्या है? छोटा नागपुर के नागवंश, पलामू के रक्सैल, सिंहभूम के चेरो, सिंहभूम के सिंहवंश। तो इसमें से क्या गलत हो गया? सिंहभूम के चेरो। मतलब कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन सिंहभूम का चेरो गलत है। झारखंड क्षेत्र में प्राचीन काल में राज्य निर्माण का कार्य मुंडाओं द्वारा आरंभ किया गया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बाद में अन्य राजवंशों में छोटा नागपुर के नागवंश, पलामू के रक्सैल वंश एवं चेर वंश तथा सिंहभूम क्षेत्र में सिंहभूम आदि प्रमुख हैं। सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश प्रमुख है, लेकिन क्या नहीं है? सिंहभूम में चेरो वंश नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रक्सैल वंश का शासन झारखंड के किस क्षेत्र में स्थापित था? तो किस क्षेत्र में स्थापित था? पलामू में स्थापित था। आरंभिक काल में पलामू क्षेत्र में रक्सैल वंश का शासन था। ये क्लियर हो गया? क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे ये रक्सैल राजपूताना क्षेत्र में रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे और ये स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सैलों का शासनकाल काफी दिनों तक चला, लेकिन बाद में इन्हें चेरो द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। किसके द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? चेरो द्वारा। झारखंड में रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे। अब आप लोग को ये पता ही होगा कि इसके कौन संस्थापक थे? बाघदेव थे। फणिमुकुट राय किसके थे? नागवंश के थे। तो झारखंड में रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी के लगभग बाघदेव सिंह ने किया था और पहले ये अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी राजा की सेवा में थे। यानी कि ये पहले अपने बड़े भाई के साथ नागवंशी राजाओं का सेवा करते थे और बाघदेव सिंह सीसिया को अपनी पहली राजधानी बनाए थे। किसे बनाए थे? सीसिया को। किस वंश की बात हो रही है दोस्तों? तो ये हो रही है रामगढ़ राज्य की। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मध्यकाल में चेरों ने किन्हें अपदस्थ कर अपनी सत्ता स्थापित की थी? चेरों ने किसे अपदस्थ किया था? रक्सैलों को अपदस्थ किया था। मध्यकाल में छोटा नागपुर में अनेक जनजातीय राज्यों का गठन हुआ, जिनमें पलामू के चेरो जनजाति का राज्य प्रमुख था। चेरों ने रक्सैलों को अपदस्थ कर पलामू में अपनी सत्ता स्थापित की थी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हजारीबाग क्षेत्र में सतगावा को अपनी राजधानी बनाई, यानी अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो इसे बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने छोटा नागपुर के हजारी पर आक्रमण किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और सतगावा के इर्द गिर्द एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया और उसने जीते हुए क्षेत्र पर शासन कायम करते हुए सतगावा को इस क्षेत्र के लिए अपनी राजधानी बनाया था। किसने? एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर ने अपने नेतृत्व में कोकरा के नागवंश शासक के विरुद्ध सेना भेजी थी। शाहबाज किसके नेतृत्व में भेजी थी? शाहबाज के नेतृत्व में। यानी अकबर ने किसके नेतृत्व में? कोकरा, यानी कि अकबर के टाइम क्या बोला जाता था? कोकरा बोला जाता था झारखंड को। तो नागवंशी शासक के विरुद्ध किसे भेजा था? शाहबाज को भेजा था। बिहार व बंगाल विजय के बाद
अकबर ने 1885 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में कोकरा यानी झारखंड के नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? मधुकर शाह की, और वो स्वाधीनता स्वीकार कर लिए थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शेर शाह ने किसके नेतृत्व में पलामू के राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था? यानी कि किसके नेतृत्व में पूछ रहा है? शेर शाह ने। ये ख्वास खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ख्वास खां के नेतृत्व में। यानी कि 1538 ईस्वी में शेर शाह आप लोग जानते ही होंगे शेर शाह सूरी को। शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को पलामू के राजा महारत चेरो, किसके विरुद्ध? महारत चेरो के विरुद्ध सैनिक अभियान हेतु भेजा था। और अहमद यादगार ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-शाही और ख्वास खां सरवानी ने तारीख-ए-शेरशाही में शेर शाह के इस अभियान का वर्णन किया है। और अहमद यादगार के अनुसार शेर शाह के इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था? श्याम सुंदर नाम का सफेद हाथी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान सिंह के बंगाल एवं बिहार की राजधानी बनाया। यानी मान सिंह ने बंगाल एवं बिहार की राजधानी बनाया था राजमहल को। किसको बनाया था? मान सिंह। मान सिंह किसका सेनापति था दोस्तों? ये सेनापति था अकबर का। और किस क्षेत्र को इसने बंगाल बिहार का राजधानी बनाया था? राजमहल को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये कब हुआ था दोस्तों? 1592 में। जहांगीर के समय खूखरा का नागवंशी शासक कौन था? तो दुर्जनशाल था। जहांगीर के समय कौन था? दुर्जनशाल था। इसका डिटेल देख लेते हैं। तुजु के जहांगीरी के अनुसार 1615 से 16 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम शाह ने खूखरा पर आक्रमण कर नागवंशी शासक दुर्जनशाल को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। कहाँ कैद कर लिया था दोस्तों? ग्वालियर के किले में। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दुर्जनशाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। दुर्जनशाल ने वार्षिक कर के रूप में कितनी राशि जहांगीर को देना स्वीकार किया था? जब दुर्जनशाल जेल से निकला तो उसने 6000 रुपया कर के रूप में देना स्वीकार किया था। इसका डिटेल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा नागवंशी शासक दुर्जनशाल को कैद कर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद कर रखा गया था। कहाँ रखा गया था? ग्वालियर में। जिसके पश्चात 6000 रुपये सालाना कर देने के एवज में उसे कैद से रिहा कर दिया गया था और उसे शाह की उपाधि मिली थी। दुर्जनशाल को किस चीज़ की उपाधि मिली थी? शाह की उपाधि मिली थी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड खूखरा के किस नदी के, मतलब झारखंड यानी खूखरा के किस नदी से मुगल काल में हीरा मिलने का जिक्र है? ये कौन सा नदी है? शंख नदी है। शंख नदी से मुगल काल में हीरा मिलने का जिक्र है। तुजु के जहांगीरी में, कौन से पुस्तक में? तुजु के जहांगीरी के अनुसार 1615-16 ईस्वी में। ये पूरा व्याख्या है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? तुजु के जहांगीरी के अनुसार, यानी एक पुस्तक है। इसके अनुसार 1615 से 1616 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर, ये खूखरा इसलिए दिया हुआ है दोस्तों क्योंकि उस टाइम झारखंड के क्षेत्र को खूखरा कहकर पुकारा जाता था। आक्रमण कर शंख नदी पर अधिकार कर लिया और शंख नदी उस समय हीरो के लिए प्रसिद्ध थी। इस आक्रमण के समय वह राजा दुर्जनशाल हीरो का सबसे बड़ा पारखी था, जिन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था। बदले में शाहजहां ने उसे 1000 का मनसब प्रदान किया था। कितने का मनसब प्रदान किया था? 1000 का मनसब प्रदान किया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ 1641 से 42 में हुए मुगल सैन्य अभियान
का नेतृत्व किसने किया था, यानी 1641 से 42 में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ हुआ था, और जिसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था शाइस्ता खान ने। इसका नेतृत्व किया था, देखिए यहाँ, इसका नेतृत्व किसने किया था, शाइस्ता खान ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस ओर से हुआ था, तो किस ओर से हुआ था, ये हुआ था सिंहभूम की ओर से। किस ओर से हुआ था, सिंहभूम की ओर से। और ये क्वेश्चन जेपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम की ओर से हुआ था। इस क्षेत्र में धाल राजाओं का धालबूम और सिंह राजाओं का पूराहाट और हो जनजाति के कोल्हान राज्य का विशेष महत्व था। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धाल विद्रोह घटित हुआ। धाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1767 में। ये किसके नेतृत्व में होता, जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में। देखिए क्या है, 1967 में धालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश के विरुद्ध व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे धाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, जगन्नाथ धाल ने। यह विद्रोह 10 वर्षों तक यानी कि 1767 से 77 तक चला था। और 77 में यानी 1777 में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ धाल को पुनः धालभूम का राजा स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। झारखंड क्षेत्र पहली बार अंग्रेजों के अधीन चला गया, कब चला गया, तो ये चला गया था 1665 में। 1665 में हुए इलाहाबाद की संधि के तहत, ये इतिहास से रिलेटेड है दोस्तों। इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से प्राप्त हुई। शाह आलम द्वितीय से किसे प्राप्त हुआ था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वर्तमान झारखंड तब बिहार का भाग था, अतः झारखंड क्षेत्र भी अंग्रेज के अधीन चला गया था। किस संधि के, तो इलाहाबाद संधि के हिसाब से 1765 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। मेदिनी राय शासक थे, कहाँ के शासक थे, ये पलामू के शासक थे। और पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय का शासनकाल 1658 से 1674 तक था। ये औरंगजेब के समकालीन थे। ये समकालीन वाला क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों, किसके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब ने किसे पलामू के चेरो शासक के खिलाफ सैन्य अभियान पे भेजा था, किसे भेजा था दोस्तों, तो ये भेजा था दाऊद खां को। औरंगजेब के उत्तराधिकारी युद्ध के समय, औरंगजेब के उत्तराधिकार का युद्ध, ये आप लोग इतिहास में पढ़ चुके होंगे कि औरंगजेब औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्ध के समय चेरो शासक मेदिनी राय ने कर देना बंद कर दिया था। ये सोचा कि उधर सब उत्तराधिकार के युद्ध में लगा हुआ है तो हम कर देना बंद कर दें। अतः औरंगजेब ने दाऊद खां को यहाँ सैन्य अभियान हेतु भेजा था। किसे भेजा था, दाऊद खां को। और दाऊद खां ने पलामू विजय की स्मृति में एक मस्जिद का निर्माण पलामू के अंदर किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। इसमें क्या है, किसके शासन काल में वर्नियर तथा ट्रेवेनियर नामक विदेशी यात्रियों ने खूखरा में मिलने वाले हीरो की चर्चा की है, तो किसने की है, जहांगीर के शासन काल में वर्नियर तथा ट्रेवेनियर नामक विदेशी यात्रियों ने खूखरा में मिलने वाले हीरो की चर्चा की है। किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी खूखरा से दोईसा बनाया था, किसने बनाया था, दुर्जनसाल ने। देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है जो यहाँ पे है। शाहजहां के शासन काल में मुगल की पकड़ झारखंड क्षेत्र में मजबूत होने लगी थी। किसके, शाहजहां के। मुगलों की रुचि छोटा नागपुर, खास एवं पलामू में अधिक थी, इसलिए नागवंशी शासक दुर्जनसाल ने अपनी राजधानी खूखरा से दोईसा में हस्तांतरित की। दोईसा 3 ओर पहाड़ों से तथा एक ओर दक्षिणी कोयल नदी से घिरा हुआ है। दुर्जनसाल ने यहाँ रतनगढ़ नामक राजमहल की निर्माण किया था। किसका, रतनगढ़ नामक
राजमहल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? दुर्जनसाल ने रतनगढ़ नामक राजमहल का निर्माण किया था। कहाँ किया था? दोईसा में। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में है गिरिडीह। क्या है क्वेश्चन? गिरिडीह में खंभों पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? गिरिडीह में खंभों पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? निर्मल चंद्र बनर्जी ने। किसने चिपकाए थे? निर्मल चंद्र बनर्जी ने। 1913 ईस्वी में निर्मल चंद्र बनर्जी ने गिरिडीह में खंभों पर, कहाँ पे? खंभों पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए थे। गिरिडीह में ये पर्चे 24 परगना के जीवन क्रिस्टो राय द्वारा लाए गए थे। किसके द्वारा लाए गए थे? जीवन क्रिस्टो राय के द्वारा लाए गए थे। अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा रांची में स्थित है। यह ईसाइयों की संस्था थी। बाद में 1915 ईस्वी में इस संस्था का नाम बदल दिया गया और ये संस्था का नाम हो गया उन्नति समाज रखा गया। पाल दयाल, बंदी उरांव, जूलियस लकड़ा, ठेबले उरांव आदि इसके सदस्य थे। किसके सदस्य थे? उन्नति समाज के। अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। मौलाना अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस जिले में नजरबंद किया गया था? तो ये रांची में किया गया था। ये 1916 से लेकर 1919 तक रांची में नजरबंद रहे थे। रांची में 1617 में इन्होंने अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया का नींव रखा था। किसका? अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया का नींव रखा था। 14 महीने में मदरसा की इमारत बनकर तैयार हुई। इस इमारत को उन्होंने अपना अलबेलाग प्रेस बेचकर बनवाया था। अलबेलाग प्रेस बेचकर बनवाया था। 27 दिसंबर 1919 को मौलाना अबुल कलाम को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। कितना साल रखा गया दोस्तों? 16 से लेकर के 1916 से लेकर के 1919 तक। 36 नंबर क्वेश्चन है स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी देवघर में। क्यों की गई थी दोस्तों? कि क्रांतिकारी क्रियाकलापों के प्रसार के लिए स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना देवघर में की गई थी। इसके प्रमुख सदस्यों में कौन थे? बरिंद्र कुमार घोष थे। महात्मा गांधी जमशेदपुर कब आए थे? 1925 में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जमशेदपुर कब आए थे? 1925 में। इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। CF एंड्रयू के निवेदन पर, किसके निवेदन पर? CF एंड्रयू के निवेदन पर जमशेदपुर आए थे और JRD टाटा द्वारा गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया था। और गांधी जी से वार्ता के पश्चात टाटा कंपनी ने मजदूर संघ को मान्यता प्रदान की थी। गांधी जी के सम्मान में जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन द्वारा 8 अगस्त 1925 को भोज का आयोजन किया गया था। अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में क्या है? झारखंड में जवाहर दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड में जवाहर दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर 1930 को मनाया जाता है। 16 नवंबर 1930 को मनाया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो झारखंड में भी 13 अप्रैल को लगभग 200 लोगों ने 50 से अधिक स्थानों पर नमक बनाया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में कौन कर रहा था? कृष्ण बल्लभ साय, पलामू में चंद्रिका प्रसाद वर्मा तथा जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी। रांची बार एसोसिएशन में 3 मई को विदेशी वस्तुओं के परित्याग एवं खादी वस्त्र पहनने का संकल्प लिया गया। रांची में सितंबर महीने में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। रांची में 16 सितंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। अब आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। आज़ादी के पहले
टाटा कंपनी की लंबी हड़ताल कब हुई थी? आज़ादी के पहले टाटा कंपनी की लंबी हड़ताल कब हुई थी? सॉरी दोस्तों, हड़ताल है ये, हड़ताल कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1928 में। हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कब हुई थी दोस्तों? 1928 में लंबी हड़ताल हुई थी। टाटा कंपनी में लंबी हड़ताल हुई थी 1928 में। समाधान CF एंड्रयू, NM जोशी तथा जमुना दास भी नहीं कर सके। इसका समाधान अंततः सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 12 अक्टूबर 1931 को किसके नेतृत्व में हजारीबाग के केशव हॉल में सभा हुआ था? श्री कृष्ण। केशव हॉल में, केशव भी श्री कृष्ण का नाम है और श्री कृष्ण भी। ये क्वेश्चन आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि 12 अक्टूबर 1931 को नेतृत्व, किनके नेतृत्व में हजारीबाग के केशव हॉल में सभा हुई थी? श्री कृष्ण। इस समय चतरा में खादी मेला के आयोजन को लेकर सरकार और कांग्रेसियों में मध्य झड़पें हुई। इसमें राज बल्लभ सिंह सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 600 संतालों को डुमरी की जनसभा में बजरंग सहाय वल्लभ सहाय सरस्वती देवी ने संबोधित किया। इसी समय हजारीबाग की ओर से प्रांतीय कांग्रेस समिति के लिए राम नारायण सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय और राधा गोविंद प्रसाद को सदस्य चुना गया था। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, रामगढ़ अधिवेशन सभा स्थल का क्या नाम रखा गया था? मजहर नगर। रामगढ़ अधिवेशन सभा स्थल का क्या नाम रखा गया था? मजहर नगर। मजहर नगर। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन है, सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया। और ये कब हुआ था? 15 से 18 मार्च 1940 को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्या? तो 53वां अधिवेशन हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? 1940 में। ये आप लोग देख चुके हैं। अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम ने। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम ने। 43 नंबर क्वेश्चन है, रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था? ये किया गया था अनुमोदन आचार्य JB कृपलानी द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य JB कृपलानी द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में 17 अगस्त 1942 ईस्वी को एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो ये निकाला गया था रांची में। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई से किए थे। कहाँ से किए थे? मुंबई से। ये सब क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और रांची शहर में 17 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस निकाला गया था। अब 45 नंबर क्वेश्चन, रामगढ़ अधिवेशन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1940 में। दोस्तों 1940 में ही रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, अभी हम लोग देखे हैं। तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में रामगढ़ में आयोजित की गई। सहजानंद सरस्वती इस सम्मेलन की स्वागत कारिणी के अध्यक्ष थे। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। साम्यवादी नेता MN रॉय तथा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग का नेतृत्व कौन किया था? कौन की थी? श्रीमती सरस्वती देवी। कब? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व। और 48 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल परगना में महिलाओं ने अंग्रेजों के नमक कानून को चुनौती दी थी? तो ये दी थी श्रीमती सैलबाला राय के नेतृत्व में। कहाँ पे? संथाल परगना क्षेत्र में। महात्मा गांधी ने जब 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था,
कब प्रारंभ किया था? 6 अप्रैल 1930 में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो झारखंड की महिलाएं भी इनमें अपने को अलग नहीं रख सकी थी। श्रीमती सैलबाला राय के नेतृत्व में संथाल परगना में महिलाओं ने अंग्रेजों के कानून को चुनौती दी थी। थैंक यू दोस्तों।